इंडिया की एक सो कॉल्ड एक सर्जिकल स्ट्राइक थी बालाकोट में। तो वो किस तरह से हुई वो पता चला कि वो एक कोई खातून है आयशा शेख नामी, जो कि जर्मन नजाद हैं। तो ये लोग उनके साथ कनेक्टेड थे और उन्होंने, और वो जो आयशा शेख है वो आगे इंडियन इंटेलिजेंस के साथ कनेक्टेड थी। तो वो आईबी का ऑपरेशन था। इंटेलिजेंस ब्यूरो पाकिस्तान के क़याम की थोड़ी देर बाद ही वजूद आई। एक एग्जेक्टिव आर्डर के ज़रिए आईबी का क़याम अमल में लाया गया। लेकिन अगर ये इसकी बुनियाद जो है वो ब्रिटिश राज में रख दी गई थी। उस टाइम एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक कोई डिपार्टमेंट कायम किया था जिसका नाम था ठगी एंड डकैती डिपार्टमेंट, और जिसका काम इस तरह के जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनको पकड़ना था। और ये 1830 में बना था और बाद में ये आगे सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में कन्वर्ट हो गया। और जब पाकिस्तान बना तो जो हिस्सा हमारे पास आया उसका नाम इंटेलिजेंस ब्यूरो था। आईबी में भर्ती दो तरीके से होती है। एक होती है जो एक ऑफिसर रैंक की होती है, तो वो पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए होती है। जिस तरह आप समझें कि आईएसआई में ज़्यादा एक फ़ौज के लोग होते हैं, इसी तरह जो आईबी है इसमें ज़्यादा पुलिस के लोग होते हैं। और हिस्टोरिकली ज़्यादा दफ़ा जो आईबी का सरबराह होता है रहा है वो एक पुलिस सर्विस के ही कोई ऑफिसर, जैसे कोई ग्रेड 22 के अफसर होते हैं, उनको लगाया जाता है। आईबी जो है, आईबी का मैंडेट डोमेस्टिक इंटेलिजेंस है, और जो डीजीआईबी है वो प्राइम मिनिस्टर को जवाबदेह होता है। और आप समझें कि जो उसका सबसे करीबी दोस्त होता है गवर्नमेंट में इंटेलिजेंस प्राइम मिनिस्टर का, वो डीजीआईबी होता है। यानी कि वो उसके आइज़ एंड ईयर्स कंसिडर किया जाता है, जो कि उनको लम्हा बलम्हा रिपोर्ट देते हैं। अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी और पॉलिटिक्स की बात करें तो जो एक डोमेस्टिक इंटेलिजेंस गैदरिंग है वो तो आईबी करती है, लेकिन जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के हवाले से उसका एक बड़ा यादगार ऑपरेशन था, वो ऑपरेशन मिडनाइट जैकल था। और ये इनफैक्ट आईबी का ऑपरेशन आईएसआई के अगेंस्ट था। और ये बात है जब बेनज़ीर भुट्टो की पहली गवर्नमेंट थी, और बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो इतनी एक्सेप्टेबल नहीं थी इस्टेब्लिशमेंट में। और जनरल असलम बेग आर्मी चीफ थे, और जो एक ब्रिगेडियर इम्तियाज़ उस टाइम आईएसआई के इंटरनल विंग के हेड थे। एक उनके साथ थे मेजर आमर। तो ये दो मिलके लोग कोशिश कर रहे थे कि बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और उसके लिए अरकान को ख़रीदा जाए। तो जो उस टाइम डीजीआईबी थे मसूद खटक थे, मसूद शरीफ खटक, तो उनको कहीं से कोई इस बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई और वो कोई उनकी टैपिंग करने में भी कामयाब हो गए। जो ब्रिगेडियर इम्तियाज़ और मेजर आमर जो है उनकी आपस में कोई कन्वर्सेशन हो रही थी उसके हवाले से, तो वो एक बहुत बड़ा एक स्कैंडल था। और उसके बाद चूँकि एक अनडिनाइबल एविडेंस आ गई, तो ब्रिगेडियर इम्तियाज़ जो है उनको ओहदे से हटा दिया गया, बल्कि सर्विस से निकाल दिया गया, मेजर आमर को भी। और बाद में ये भी इत्तेफाक की बात है, इत्तेफाक ही कह लें या क्या कहें, कि वही जो ब्रिगेडियर इम्तियाज़ साहब हैं वो बाद में डीजीआईबी भी बने। यानी वो ऑपरेशन जो है वो तो नाकाम बना दिया गया, लेकिन फिर भी जिस काम के लिए वो हो रहा था आदम एतमाद के लिए, वो 1990 में आ गई। और उस टाइम भी आईबी ने कोई बेनज़ीर भुट्टो को एक हफ़्ता पहले बता दिया था कि आपके ख़िलाफ़ ये कामयाब होने वाली है और उनकी ये तैयारी है। आईबी की अभी उनकी एक रिपोर्ट आई है। इनफैक्ट उनकी जो एक आप समझें कि जैसे एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, और उसमें बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन हैं जिनके बारे में हमें आइडिया नहीं होता। इंटेलिजेंस का ओवरऑल काम जो है वो बड़ा सीक्रेटिव नेचर का होता है, उस पर कोई ऐसी को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी नहीं होती। इंडिया की एक सो कॉल्ड एक सर्जिकल स्ट्राइक थी बालाकोट में। तो वो किस तरह से हुई, उस तरह की वहाँ के मैप या इंफॉर्मेशन उन्हें कैसे मिली, इसका पता
एक बंदे के पकड़े जाने से लगा जो कि कश्मीर में कोई आर्मी इंस्टॉलेशन की तस्वीर ले रहा था। तो वो आईबी का ऑपरेशन था, आईबी ने गिरफ़्तार किया तो पता चला कि वो एक कोई खातून है आयशा शेख नामी, जो कि जर्मन नयाद हैं। तो ये लोग उनके साथ कनेक्टेड थे और उन्होंने, और वो जो आयशा शेख है वो आगे इंडियन इंटेलिजेंस के साथ कनेक्टेड थी, और ज़्यादातर उन्होंने जो पाकिस्तान में अपना एक नेटवर्क बिछाया हुआ था या लोग जो हायर किए थे वो ज़्यादातर उनको अप्रोच उन्होंने फ़ेसबुक के ज़रिए और टिकटॉक के ज़रिए किया। तो जब इस तरह की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो मुख्तलिफ़ जगहों पे उन्होंने कोई मेरे ख्याल 25 के करीब लोग पकड़े, और जो उनके टारगेट थे वो कई और जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनकी स्पाइंग भी थी। और जो 25 लोग पकड़े गए उसमें कोई 7-8 जो हैं वो उनका तल्लक फ़ौज के साथ भी था, जिनको बाद में आईबी ने फ़ौज के हवाले कर दिया ताकि वो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करें या उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकें। जब जो कश्मीरी लीडर हैं उनकी एक पुरस्रार तौर पे हलाकतें होना शुरू हो गई कि कोई आया है बंदा उनको मार के चला गया है, तो जब वो ऑपरेशन हुआ तो उसमें पता चला कि एक रेंजर का एक साबिक कमांडो मोहम्मद अली वो हेड कर रहा था, और वो आगे इंडियन इंटेलिजेंस के साथ कनेक्टेड था, और जिसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने इतराफ़ किया कि वो 2017 से उनके साथ कनेक्टेड था। और कराची में जो 2 लोग उसने उधर जिनका कत्ल किया था कश्मीरी लीडरों का, उसमें एक खालिद रज़ा थे, एक जाहिद इब्राहिम थे। तो ये भी कार्रवाई एक आईबी के क्रेडिट पर थी। सदर मुमलिकत ने जो डॉक्टर आरिफ अलवी हैं वो एक दफ़ा सिब्बी मेला देखने के लिए जा रहे थे, और दाइश ने कोई प्लानिंग की हुई थी उनको अटैक करने की। तो आईबी ने कोई एक बिफ़ोर टाइम को पेशगी उनको इतला मिल गई, जिसके बाद सदर की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई, और जब वो निकलने लगे तो उस दौरान जो सुइसाइड बम्बर है वो उधर मौजूद था, और उसने डेस्परेशन में अपने आप को ब्लो अप कर दिया, और उससे जो एफसी के कोई 7 एहलकार जो हैं वो शहीद हो गए। एक बहुत बड़ा एक गैंग था जिससे पुलिस के लिए वो एक खौफ की अलामत बन चुकी थी। बिलाल साबित जो उसका सरगुना था, और उसने आईबी के लोग भी शहीद किए थे, पुलिस के लोग भी शहीद किए थे, और बड़ा वो एक कॉन्फिडेंस के साथ एक दफ़ा उसने एक डीआईजी को कहा कि कल मैं आपको एयरपोर्ट पर मिलूँगा। और जब अगले दिन उसने बाद में डीआईजी को फ़ोन किया तो उसने कहा कि वो फ़लाँ बंदा जो तुम्हें मिलकर गया था वो मैं था, यानी कि उसके ज़हन में एक खौफ डालना था कि मैं किसी भी जगह पर तुम्हें पहुँच सकता हूँ। तो उस बंदे को भी एक मंतकी अंजाम तक पहुँचाने वाले वो एक पुलिस मुकाबले में मारा गया, तो उसमें आईबी इन्वॉल्व थी। उन्होंने फैटफ में बड़े लोग जो हैं वो गिरफ़्तार किए, गिरफ़्तार इस सेंस में कि जिधर कोई एफबीआर को हेल्प की, किसी जगह पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग है तो उसमें एफआईए को हेल्प की, जो खाद की ज़हीरा अंदोज़ी है, चीनी की ज़हीरा अंदोज़ी है, जो एक बलूचिस्तान से जो एक पेट्रोल स्मगलिंग है उसके हवाले से कौन से लोग इन्वॉल्व हैं और वो सारा अमल किस तरह से होता है, उसमें सरकारी सतह पर किन लोगों की कौन लोग मुलव्वस हैं, तो इन चीज़ों के बारे में भी वो इतलात करते रहे। इस तरह के काम कर रहे थे, और ये काम करना कोई इतना आसान भी नहीं है। उसमें बहुत सारे उनके जो अपने अहलकार हैं आईबी के, उनकी भी डिटेल्स हैं कि जो इसी तरह के काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे, और वो टारगेट हुए बेचारे, उन्होंने उनको शहीद कर दिया गया। ख़ास तौर पे ज़्यादातर जो टारगेट हुए इस तरह के उनका तल्लुक़ केपी से था। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे आपके नॉलेज में है कि जिस तरह ये यूनान के साहिल के करीब जो कश्ती उल्टी और उसकी वजह से एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी हुई, जिसमें कुछ 750 लोग थे, कोई 350 उसमें पाकिस्तानी थे। और ये जो एजेंट्स का गैंग है, जो नेटवर्क है, ये जो इसका जो सरगुना है वो बेसिकली गुजरात से है, आसिफ सुनियारा उसका नाम है। होता ये है कि लोग इधर से इनको वाया दुबई और मिस्र उनको लीबिया लेकर जाते थे, आगे उसका एक फार्म हाउस था और जो आगे कश्तियों का अरेंजमेंट करता था वो कर रहा होता था। तो उसका भाई और जो उसके आगे बाकी जो लोग हैं इधर पाकिस्तान में, उनकी गिरफ्तारी हुई, और जो भाई है वो इस काम में, इस धंधे में वो भी मुलव्वस था। ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एजेंट्स हैं
ये अपने घर से बाहर ही थे, मुख्तलिफ़ जगहों पे रूपोश थे, कभी सिंध में, कभी केपी में, कभी बलूचिस्तान में, मुख्तलिफ़ जगहों पे भाग दौड़ रहे थे कि किसी तरह हम लॉ इन्फोर्समेंट की आंखों से में धूल झोंक सकें। लेकिन उनकी गिरफ्तारी कैसे अमल में आई, उनकी मूवमेंट को कैसे ट्रेस किया गया, उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बड़ा एक किरदार अदा किया है, जिस तरह मैंने ये सन्यारा फैमिली का जिक्र किया है। कर्नल शुजा खानज़ादा जो हैं वो एक वज़ीर दाखिला थे पंजाब के, जब उनका एक सुइसाइड अटैक में उनकी शहादत हुई तो उस केस को सॉल्व भी आईबी ने किया और पता चला कि वो जो जो कारी इसहाक है, यानी कि वो उस ग्रुप के लोग थे। उन्होंने कहा था, वो समझते थे जी कि उसकी जो मर्डर हुआ है या उसका पुलिस इनकाउंटर में जो मारा गया है, यानी कि वो चूँकि पंजाब में हुआ था तो वो समझते थे कि जो है ना कर्नल शुजा खानज़ादा वो उसके ज़िम्मेदार हैं, और उसके जो बाक़ियात थी उन्होंने कर्नल शुजा से इंतकाम लिया उस सिलसिले में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।